नो कमेंट टू द नेक्स्ट आर्टिकल। तो लिखा हुआ है डूइंग इट लाइक वियतनाम। तो इंडिया क्या है, वियतनाम से सीख सकता है। तो उसके पहले बात किया जाए तो शॉर्ट में बताया तो वियतनाम का थोड़ा हिस्ट्री कि 18 19 सेंचुरी में वियतनाम वाज अ पार्ट ऑफ द लार्जर लार्जर फ्रेंच का इंडो चाइना। इंडो चाइना मतलब कि वियतनाम, लाओस एंड कंबोडिया, तो इनको इंडो चाइना बोलते हैं। तो पहले फ्रेंच टेरिटरी का एक पार्ट था। और क्यों, और इंडिया उस समय, इंडिया और बाकी म्यांमार तक, म्यांमार थोड़ा थोड़ा थाईलैंड हो गया, वो पूरा ब्रिटिश का था। तो वहां पर एक तरह से रेवोल्यूशनरी स्पिरिट गेन हुआ धीरे धीरे, इंडो चाइना में रेजिस्टेंस बढ़ा 1946 में, वहां पर चलते गया। तो 1946 54 के बीच में बहुत लोग मरे, अप्रोक्सीमेटली 2 लाख वियतनामीज। और लास्ट में फिर वो आज़ाद हो सके फ्रॉम द फ्रेंच ऑक्यूपेशन। उसके बाद फिर जब देयर वाज अ इंटीग्रेटिंग फोर्स अंडर द हो चिन मिन फ्रॉम द नॉर्थ वियतनाम, वियतकॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी था उनका। और रिवोल्यूशनरी का बात करते थे, बोलते कि वियतनाम को अलग अलग करना, इंडिपेंडेंट बनाना और कम्युनिज्म फैलाना है। तब यूएस का जो पॉलिसी था कि एंटी कम्युनिज्म, दुनिया में कम्युनिज्म को एक तरह से खत्म करना है और एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करेगा अगर कोई भी कंट्री अगर कम्युनिज्म के अंदर में गिरेगा तो। मतलब इसलिए फिर उन्होंने फोर्स भेजना स्टार्ट किया, लेकिन वियतनाम ने हरा दिया 1979 तक 1971 तक आते आते। तो अप्रोक्सीमेटली 58,000 अमेरिकन सोल्जर डाइड इन द वियतनाम वॉर। उसके बाद 79 में फिर चाइना सोचा कि वो अकेला क्यों रहे, जो वियतनाम है वो खुद से बना रहा है कंट्री, नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम को इंटीग्रेट कर दिया, हो ची मिन सिटी बन गया और वापस से स्टार्ट हो गया। तो चाइना को लगा कि वो चाइना कम्युनिस्ट तो है ही, तो वियतनाम का कम्युनिज्म, मेरा कम्युनिज्म डिफरेंट है। तो और भी कुछ एरिया था, लोकल टेरिटोरियल डिस्प्यूट था, तो चाइना फिर अटैक कर दिया वियतनाम के ऊपर 1979 में। तब चाइना को भी हरा दिया वियतनाम। तो हम लोग का क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि वियतनाम का लड़ाई चाइना से भी हुआ, यूएस से भी हुआ, फ्रांस से भी हुआ, और आज है कि तीनों के साथ अच्छा रिलेशनशिप है। इट एंजॉयज अ फ्रेंडली रिलेशन विद ऑल द कंट्रीज। क्यों उसका, तो मेन रीजन ये है कि चार नो, वो बात करते हैं कि मिलिट्री अलायंस ज्वाइन नहीं करना है उन्हें उन्हें कोई भी कंट्री का साइड नहीं करना है, कोई भी मिलिट्री का बेस वहां नहीं होना चाहिए, और कोई भी जो वियतनाम में टेरिटरी जो है वो कभी भी किसी और कंट्री के लिए गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ये चार चीज हो गया। दूसरा चीज कि वियतनाम ने बात किया 1996 में इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो डोई मोई बोलते हैं, जिसमें कि उसका पर कैपिटा कम था, वो बढ़ के धीरे धीरे ज्यादा हो गया, $4,300 पहुंच गया। $2 बिलियन था एक्सपोर्ट, अभी जाके $375 बिलियन, जो इंडिया का करीब करीब उतना है, जबकि कितना से कितना छोटा कंट्री है। तो इंडिया जो वियतनाम का कॉन्सेप्ट रहा है हमेशा कि छोटा चाइना, कि चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा वही लेके चल रहा था। टेक्सटाइल हो गया, प्रिसीजन एग्रीकल्चर हो गया, प्रिसीजन टेक्नोलॉजीज इन द हेल्थ केयर सेक्टर, या फिर बाकी जगह बोला तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, हर जगह में वियतनाम आ गया। घर में भी देखोगे तो वियतनाम और टेक्सटाइल का कपड़ा मिलता है। तो इसलिए वियतनाम इंपॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया के लिए। इंडिया हमेशा बात करता है वियतनाम से ज़्यादा कोलैबोरेट करे चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी में। और इंडिया वियतनाम को देखता है एज अ काउंटर टू द चाइना इन द साउथ एशियन रीजन, साउथ चाइना सी रीजन। तो ये हो गया। और इंडिया, हाँ, इंडिया काम करते हैं एक तरह से एक्ट ईस्ट। तो इंडिया का पॉलिसी रहा है कि लुक ईस्ट, पहले देखो, ईस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखो, खाली सिर्फ वेस्ट इंपॉर्टेंट है, ईस्ट भी। तो लुक ईस्ट हो गया स्टार्टिंग में 80s में। फिर एक्ट ईस्ट आया 2014 के आसपास में, कि काम भी करो, बस देखना नहीं है, काम भी करना है। तो एक्ट ईस्ट, उसमें एशियन के साथ ज्यादा से ज्यादा आप ट्रीटी साइन करिए, आप पार्टिसिपेट करिए, आप मल्टीलैटरल फोरम में आप जाइए और फिर एक तरह से इंटीग्रेट करें अपने इकोनॉमी को उसमें। लेकिन कुछ कुछ इश्यू इशू रहता है, फॉर एग्जाम्पल आरसेप में इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया। तो एक्ट ईस्ट में वियतनाम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर। कुछ पूछना है मानसी? तो नहीं, इसलिए अभी इंडिया तक सीख क्लियर। सकता है। बैंक ग्रॉस एनपीए ड्रॉप टू 3.2% सितंबर में, जो बहुत कम है। एक समय, तो ये ग्रॉस एनपीए रेशियो एक समय 9% था ना मानसी, वो घटते गए हम्म 3.2 पहुंच गया अभी तक में। ये ज्यादा था, इट वाज 12-13% के अराउंड। हाँ, कोविड के पहले। लेकिन धीरे धीरे हाँ। वो कम होते गया। तो कम हो रहा है हम्म क्योंकि आई थिंक लोन राइट ऑफ के कारण हो रहा है ना। हाँ। हम्म।
More because of that and less because of timely repayments of the बाकी फिर loans. एनबीएफसी भी ग्रोस एडवांसेस ग्रू 16%। ठीक है। ओपन एआई माइक्रोसॉफ्ट खरीद चुका है उसको। न्यूयॉर्क टाइम्स एक मीडिया कंपनी है न्यूयॉर्क में बेस, लिबरल मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स। डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी इकरा, क्राइसिल हो गया वैसे इकरा हो गया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी रिक्वायर्ड टू डिलीट डेटा ऑफ यूजर इनएक्टिव फॉर 3 इयर्स। 3 साल तक अगर आप कोई भी इनएक्टिव है तो आप डिलीट कर सकते हैं। कंप्लीटली अवे फ्रॉम द अकाउंट एटलीस्ट 3 ईयर इन अ रो, तब आप डिलीट कर सकते हो। तो राइट टू फॉरगेट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो यूएस और यू में बात होता है कि अगर हम अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, जैसे थ्रेड क्यों नहीं चल पाया, क्योंकि थ्रेड का ये जो इंटीग्रेशन था इंस्टाग्राम से वो इतना ज़्यादा था कि आप थ्रेड को डिलीट ही नहीं कर सकते थे। डिलीट करने से मतलब इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हो जाता। तो कभी कभी क्या आपके पास स्कोप नहीं होता है, तो भी एक तरह कभी तो ऐसा उन लोग मोनोपोली क्रिएट करता है। तो बाकी लोग बात करते हैं जो डिजिटल एक्टिविस्ट है वो बात करते हैं यूएस और यू में भी कि राइट टू बी फॉरगॉटन एक एग्जांपल होना चाहिए कि आपको मन है आप अकाउंट बनाए, आपको मन है डिलीट करना है तो पूरा अकाउंट डिलीट कर दें, उसे कुछ हैम्पर नहीं हो। तो राइट टू फॉरगॉटन भी होना चाहिए डिजिटल पब्लिक डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में, अपार्ट फ्रॉम राइट टू प्राइवेसी। और राइट टू रिपेयर का ही बात होता है जो यू में खासकर बात हो रहा है। आईफिल टावर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्यों इंपॉर्टेंट है मानसी? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, हम्म आईफिल टावर के तो बारे में बताओ। उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस तो मेरे को नहीं पता है, बट वही है जस्ट स्टैचू ऑफ गोइंग बाय लिबर्टी, द नेम। हाँ, तो गोइंग बाय द लिबर्टी हो नेम गया। स्टैचू तो लिबर्टी। हाँ। फ्रांस का जब 1789 में हुआ था ना, ये एक तरह से रेवोल्यूशन हुआ था, तो फ्रांस ने गिफ्ट में दिया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएस को। तो उस समय स्टैचू ऑफ लिबर्टी कॉपर का बना हुआ था, ओवर द इयर्स वो ग्रीन हो गया, क्योंकि एक कंपाउंड है जो फॉर्मेशन हो जाता है। बता करूँ ना? रिएक्शन विद वाटर जो बनता है कॉपर, ग्रीन हो गया ना कॉपर। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, इसके कारण ग्रीन कलर उसका होता है। और स्टैचू ऑफ आईफिल टावर बताओ, आईफिल टावर को बताओ। इतना खास नहीं है लेकिन इतना क्यों फेमस है वर्ल्ड में? लाइक तरह अभी से तो सॉफ्ट टूरिज्म पावर है फ्रांस का। परस्पेक्टिव से, हाँ, बट उसका उत, कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी होगा। मतलब हिस्टोरिकली तो आई थिंक उसको इसलिए बनाया था क्योंकि आयरन और स्टील इंडस्ट्री का जो एडवांसमेंट हो रहा था उधर, उसको दिखाने के लिए। जो दिखाने के लिए सही बात है। 1889 में बना था उस समय, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आयरन। आप ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हो पेरिस में, और फिर धीरे 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 वो उसके अराउंडली क्वालिटी ऑफ। कल्चरल डेवलपमेंट हुआ। और पेरिस तो कैपिटल है वर्ल्ड में, फैशन कैपिटल है, तो धीरे धीरे फोटोग्राफ में जो लग्जरी कंपनीज है उसका भी फोटो अपना होता है ना, नहीं होता सामने में चिपका रहता है जो प्रिंटेड होता है, हम्म प्रिंटेड क्लोथ होता है उसके ऊपर भी, धीरे ऐसे करके फिर सॉफ्ट पावर हो गया। यही कारण आईफिल टावर नहीं, खास नहीं है, वो बहुत ज्यादा एस्थेटिक नहीं है आईफिल टावर, जहां तक सुनने में। डीलिंग विद द स्ट्रेटेजिक रियलिटी, लुकिंग एट न्यू अपॉर्चुनिटी। तो इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो मानसी लीडर्स का नाम? तो हाँ, एक तो ओके, लीडर्स के नेम करने हैं तो वन वी हैव जो बाइडेन, देन हम्म डोनाल्ड ट्रम्प, इमरान खान पाकिस्तान से, देन पीछे नवाज शरीफ आई थिंक,
देन जो नेक्स्ट पर्सनैलिटी, आई थिंक ही इज फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अब एग्जैक्टली उनका नेम नहीं पता मेरे को। और ऊपर उसके वाली ईयू की अलावा है, उर्सुला, लंबा नाम है तो। अच्छा, शी इज फ्रॉम विच कंट्री? शायद डेनमार्क या नीदरलैंड, क्योंकि ईयू की है, लीडर है वो। और जो नीचे में जो है ना वो रामाफोसा, सीरियल रामाफोसा। अच्छा, ओके, सिरिल रामाफोसा, ठीक है। देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, देन वी हैव बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, श्रीलंका विक्रम सिंघे। देन हाँ, श्रीलंका विक्रम सिंघे। विक्रमासिंघे। पुतिन हो विक्रमसिंघे। गया। साइड में रखो ना, ये मुझे नहीं समझ आया। आई ये थिंक साउथ साउथ कोरिया का, कोरिया। हाँ साउथ कोरिया का। हाँ ये तो पता है, ठीक है। स्पेन्स। तो इसमें लिखा आउटकम है, लोकसभा इलेक्शन विल सेंड अ स्ट्रेटेजिक सिग्नल टू नेबरहुड ऑफ वर्ल्ड। इंडिया का इलेक्शन जो 2024 में होगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको बहुत ध्यान से देखेगा इलेक्शन को, क्योंकि वो डिसाइड करेगा कि 2030 में क्या आने वाला है वर्ल्ड वाइड में। तो इसमें इतना अच्छा दिया हुआ कि क्या क्या चैलेंजेस है, स्ट्रैटेजिक रियलिटी। रियलिटी क्या है लॉन्ग टर्म में? मिडिल ईस्ट में क्राइसिस, अरब वर्ल्ड, इसराइल, हमास, इसराइल, बस दिमाग में सोचते रहो, मैं बोलते रह रहा हूँ। इंडिया यूएस टाइज प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल नजर वाला इशू हुआ, फिर अभी ये जो पन्नू वाला इशू हुआ, उसके बाद फिर रूल ऑफ लॉ, रोल ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी हो गया। उसके बाद फिर जो रिएक्शन रहा है इंडिया यूएस और कनाडा का, उसके ऊपर हो गया। इंडिया का स्टैंड रहा है ऑन द रशिया यूक्रेन की स्ट्रेटेजिक साइलेंस, और एक बैलेंसिंग वाला पार्ट उसमें एक रहा है, ऑयल इंपोर्ट का बात उस पर रहा है। तो रशिया यूक्रेन वॉर फेटिक, कि धीरे धीरे वॉर हो जाए, री इलेक्शन हो जाए, या फिर लंबा क्राइसिस चलते रहे। मालदीव से चैलेंज, नया सरकार बना है, तो बोले और इंडिया आउट कैंपेन, वापस से बोले इंडिया विड्रॉ द मिलिट्री पर्सनल। ये हो गया इशू। अपार्ट फ्रॉम चाइना बिगेस्ट वरी, एक आपका डेमोग्राफिक वाला इशू है वहां पर। फिर ट्रेड इशू, उसके बाद फिर जो बॉर्डर क्लासेस है उसका इशू हो गया। G20 ग्लोबल साउथ पोजिशनिंग, G20 में इंक्लूजन अफ्रीकन यूनियन ग्लोबल साउथ में लीडर बनना इंडिया को, नॉन एलिमेंट मल्टी एलिमेंट का बात करना, और इंगेजमेंट इन काबुल, काबुल को डेवलप करना, तालिबान से भी एक बात करना। तो ये होता है चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। यूएस और इंडिया का कनाडा, यूएस और कनाडा रिलेशनशिप बढ़ सकता है अच्छा खासा। वीजा का बात नहीं हुआ उतना, एफटीए का बात हो सकता है लॉन्ग टर्म में। और धीरे धीरे स्ट्रैटेजिक पार्टनर है ही दोनों कंट्री। तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। न्यू गवर्नमेंट पाकिस्तान, वो है कि शांति रहेगा तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में कश्मीर में जो स्टेबलाइजेशन है वो बढ़ेगा, पीस हो आएगा। बांग्लादेश में इलेक्शन है, तो शेख हसीना गवर्नमेंट और जो आने वाली खरीदा जाए गवर्नमेंट है, उसमें एक हो सकता है डेडलॉक विद चाइना। कोई इशू नहीं हुआ, कोई बात नहीं अभी तक हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द बॉर्डर क्लासेस, और कैसे हम लोग रीनेगोशिएट करें आपस में, और रिलेशनशिप कैसे ठीक करें। फिर वेस्ट एशिया में इंडिया, यूएस, इंडिया सऊदी अरेबिया, इंडिया यूएई बढ़ा है ओवर द ईयर्स, ब्रिक्स में इंक्लूड हुआ है उन लोग भी। इजिप्ट का भी इंक्लूजन हुआ है उसके अंदर में, आईएमईसी कॉरिडोर का बात होता है। और फिर डेवलपमेंट का बात होता है, कल्चरल हेरिटेज, योगा, फिर मंदिर भी बनाया जा रहा है यूए में, तो बढ़ते जाएगा रिलेशनशिप। फ्यूचर ऑफ वॉर इन यूक्रेन, वो वही बात है कि लंबा खींच सकता है, शॉर्ट भी रह सकता है, वो देखा जाएगा। टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप और ये ओवरऑल ये सब बात हो रहा है। कुछ पूछना है इसमें? करुणा, प्रेरणा? नहीं नहीं। पीएम जन मन, तो जनजाति वाला से रिलेटेड है ये, पर्टिकुलर पीबीटीजी के बारे में। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन रिकॉग्निशन दिया है, बॉटम्स अप अप्रोच, वन साइड फिट ऑल बात नहीं कर सकता, हर एक का डिफरेंट है, कस्टमाइज किया जाएगा। सबका यूनिक नीड, किसी के अंदर में कुछ और प्रॉब्लम होगा, किसी में कुछ और होगा, तो उसके हिसाब से देखा जाएगा, पीवीटी जो देखा जाएगा। लाइवलीहुड प्रमोशन, लैंड क्रेडिट से रिलेटेड, फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर 2006 के अंदर में कम्युनिटी राइट्स का बात होता है, ग्रेजिंग राइट का बात होता है। उनमें जो इक्विटी इक्विटी इन बेनिफिट शेयरिंग उसका बात होता है, कल्चर हेरिटेज का बात होता है, हेल्थ न्यूट्रिशन बढ़ाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बात किया जाएगा। और फिर दूसरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा है कि लैक ऑफ सर्वे, पता नहीं कितना पॉपुलेशन बाकी सब ट्राइब्स का है, तो सर्वे सर्वे हुआ ही नहीं ढंग से, सेंसस हुआ ही नहीं उनका ढंग से, तो उसका होना चाहिए। तो इंडिया में 75 ग्रुप्स है, और 18 स्टेट के अंदर में बस ये होना चाहिए। देवहर कमीशन बताया था सबसे पहला। और साक्षा कमेटी जो 2014 में आया था, वो बात किया था कि कैसे हम लोग बढ़ाए पीवीटीजी के अंदर में रिप्रेजेंटेशन।
Mansi, you can take a financial. Okay, Abhishek. Allow me screen sharing. Okay, so in Financial Express, firstly वही स्टॉक मार्केट की एवरीडे जो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है, सो वी आर एट एन ऑल टाइम हाई की रेंज हमने ब्रेक करी है. सो एवरीडे ऑलमोस्ट अभी तो वी से कि मार्केट इज बुलिश, तो ये भी एक वन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल फैक्टर है जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, द परफॉर्मेंस ऑफ आर कैपिटल मार्केट. तो ओवरऑल पिक्चर वो दिखाता है बिजनेस सेंटिमेंट के बारे में भी, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के बारे में भी. So returns have been positive for 8 straight years. तो 8 साल से continuously Indian stock market profits दे रही है, which is a big achievement. So different sectors की जब हम बात करते हैं, इवन J3 इकोनॉमी सीरीज में भी, तो जैसे ऑटो सेक्टर हो गया, दिस इज फॉर दी लाइक कार कंपनीज हो गई, मेटल सेक्टर हो गया, कमोडिटीज, बैंक और टेक्नोलॉजी. So economy awaits a big policy push. सो बिग पॉलिसी पुश इन टर्म्स ऑफ लाइक व्हाट, हम यहाँ किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. सो इन्फ्लेशन हमारे लिए चैलेंज रहा है, हायर एक्सपेंशन नीड्स द रिमूवल ऑफ स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मिटीज. तो जब हम प्रधानमंत्री गति शक्ति इनिशिएटिव की बात करते हैं, तो एक स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मिटीज लॉजिस्टिक्स हाई कॉस्ट भी रहा है. एंड वी हैव सीन कि इट हैज नाउ कम डाउन फ्रॉम अराउंड 14% होता था, एंड इट हैज नाउ कम डाउन बिटवीन 8 to 9%. तो we are improving at that front. Forecast for the GDP 7% है. Apart from this, अगर हम देखें अनप्रेसिडेंटेड टैक्स बॉयंसी देखी गई है इंडिया में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि nearly 2 for the center in the first half of this fiscal is the main reason for the assumption. So यही कि अनप्रेसिडेंटेड टैक्स बॉयंसी मतलब कि जब हम बात करते हैं टैक्स टू GDP रेशियो, मतलब कि अगर जीडीपी एक पर्टिकुलर परसेंटेज से इंक्रीज हो रही है, तो उसके प्रोपोर्शनेट में हमारे पास एक टारगेट रहता है कि इतने परसेंटेज से टैक्स भी इंक्रीज होना चाहिए, टैक्स रेवेन्यू जो गवर्नमेंट का वो इंक्रीज होना चाहिए. तो ये उसी चीज को रिफ्लेक्ट करे कि इट हैज बीन इंक्रीजिंग. तो इट इज शोइंग कि जो इनएफिशिएंसीज हैं दे आर रिड्यूसिंग. तो ग्लोबलाइजेशन इज टेकिंग अ बैक सीट बोल सकते हैं. सो एक जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड हम यहाँ यूज करते हैं, रीग्लोबलाइजेशन. तो रीग्लोबलाइजेशन में वी आर सीइंग कि जैसे कि सिंपली वी पुट अप ग्लोबलाइजेशन में इट मींस ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमीज. सो रीग्लोबलाइजेशन में वी आर सीइंग अ मूव और पॉलिसीज विच आर फोकसिंग मोर अपॉन प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स. So tough regulatory measures for the social media firms. So content what social media firms, they'll no longer be able to take refuge under the safe harbor clause, which guarantees legal immunity against the third party content posted on their platforms. So ये main purpose है of the safe harbor clause कि जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं वो एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म है, एंड उस पर जो भी कंटेंट पोस्ट किया जाता है दैट इज कंसिडर्ड टू बी द कंटेंट विच इज बीइंग शेयर्ड बाय द थर्ड पार्टी. तो उनकी लाइबिलिटी नहीं है, और जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं. बट आई थिंक यहाँ पे बोल रहे हैं कि टफ रेगुलेटरी स्टेप्स, तो आई थिंक कि यही है कि दे विल नो लॉन्गर बी एबल टू एंजॉय दिस सेफ्टी अंडर दिस क्लॉज. सो भाई मीनिंग पता होना इम्पोर्टेंट है. एंड Digital India Act पे we are still seeing the government is working on this. So existing law before we have this Digital India Act implemented is the IT Act of 2000. And the second advisory has been issued to the platforms to ensure that the users do not violate the prohibited content under the rule 3 of IT rules. तो यहाँ पे nature of content की भी बात करें कि that shouldn't be violated at the same time. एंड सोशल मीडिया से रिलेटेड और डीप फेक का एक इशू जो हमने देखा है कि इट डज नॉट एक्चुअली अपीयर कि कोई वीडियो है या कोई पिक्चर है वो इतनी ज़्यादा मॉफ्ड कर दी जाती है, इट ऑलमोस्ट अपीयर्स टू बी अ रियल पिक्चर. तो दिस इज द इशू अराउंड डीप फेक्स.
So MSP boost for the farmers, the cabinet's approval for the increased MSP for the copra. It ensures greater profit margins for the farmers, and this significant step reaffirms the commitment to empowering India's coconut growers and strengthening the agricultural sector. इसके अलावा we have talked about copra कहाँ use किया जाता है, what is copra, and जैसे अभी हम MSP की बात कर रहे हैं, boost of MSP, तो we should know exactly which formula we actually follow for the MSP reforms की हम बात करते हैं, तो इसको हम डिटेल में लेंगे in the economy series part. इसके अलावा we talked about 2 days before about कि government is planning for buffer stock in case of pulses. So government उस केस में market prices पर procure कर रही है which is above the MSP price. तो वो इसलिए है, उसमें reason यही देखा था कि अगर market prices higher है MSP पे तो farmers prefer करेंगे कि वो market में ही sell करें अपना produce. So इसलिए government के पास कोई option नहीं होता ऐसे situation में. So that is one thing. बायोगैस बाय द फर्टिलाइजर यूनिट, सो मैंडेटरी यूज की यहाँ बात की जा रही है कि बायोगैस को मैंडेटरीली यूज करना पड़ेगा जो फर्टिलाइजर यूनिट्स है इंडिया में. सो सिंस बायोगैस एज वी से कि इज अ पार्ट ऑफ वी कैन से क्लीनर गैस बोल सकते हैं, एंड इट इज प्रपोज स्कीम सिमिलर टू एग्जिस्टिंग वन फॉर द ऑयल कंपनीज के लिए जैसे वी हैव. So it is similar to be the sustainable alternative towards affordable transportation. The Indian Biogas Association, they have suggested कि government को इस पे एक scheme इन्हीं similar lines पे implement करनी important है. तो this सतत scheme is for the oil and gas sector. तो अभी हमने बात करी थी कि अमोनिया गैस का लीक हुआ है जो कि अगेन फर्टिलाइजर प्लांट में ही यूज़ की जाती है. सो ऐसे हम इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स को भी प्रिवेंट कर सकते हैं अगर सपोज गैस लीक होती भी है तो दैट कैन बी लेस डेंजरस. एंड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मिन्योर मैन्युफैक्चर करने के लिए जो फर्टिलाइजर यूनिट्स करते हैं. सो फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द बायोगैस प्लांट्स और इम्प्रूव की जा सकती है, उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं. वी आर यूजिंग मोर बायोगैस. देन PM प्रणाम स्कीम इज देयर, भारतीय प्राकृतिक खेती एंड नेचुरल फार्मिंग की बात हो रही है, एंड दी सपोर्ट थ्रू दी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स अंडर वन अम्ब्रेला. सो यू कैन लुक फॉर कि PM प्रणाम स्कीम किस चीज के लिए है. PM प्रणाम तो फर्टिलाइजर के लिए. प्रणाम ठीक है, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का. उसको आ जाता है कि एक फर्टिलाइजर भारत एक फर्टिलाइजर है. ओके, जो भारत ब्रांड के अंडर प्रमोट करने की हाँ वही बात हो वाला. रही है वो. ठीक है. और एक एक कीवर्ड सेकंड भी है है. रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर, उसके बारे PM में प्रणाम अवेयरनेस. स्कीम यूज ऑफ क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो. बायो फर्टिलाइजर के लिए. हम्म. नहीं 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 ठीक नहीं, है. दूसरा है. मानसी गलत बोल दी, सॉरी. मतलब इसमें ये होता प्रणाम है कि स्कीम में आप क्या है ना कि, बैलेंस हाँ बोला करूँ. केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स जो आप यूज कर रहे हो उसका बैलेंस्ड यूज हो रहा है, एंड यहाँ पे रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर की बात होती है. प्रणाम मतलब कैसे याद करना है, प्रणाम करो धरती को, उसके हिसाब से कि लिखा हुआ है कि यूज फॉर द रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट ऑफ द मदर अर्थ. तो ठीक है. प्रणाम स्कीम हो गया. तो उसमें आप रेड्यूस को करना है, केमिकल फर्टिलाइजर को कम करना है, बायो फर्टिलाइजर को बढ़ाना है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को बढ़ाना है, सब्सिडी को कम करना है केमिकल फर्टिलाइजर का. और दूसरा कि जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर है, सस्टेनेबल सॉइल फर्टिलिटी, फिर मल्चिंग, जैसे करने बोले कि रीजेनरेटिव फार्मिंग उसको बढ़ाना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ाना, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, एल्गी बायो फर्टिलाइजर एक्सेट्रा. तो ये सब के. ओके. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हम और क्या मेजर्स ले रहे हैं कि वी आर प्रमोटिंग कंप्रेस्ड बायोगैस जो है एक ये भी ऑल्टरनेटिव सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकता है. एंड वी आर ऑल्सो लाइक इनिशिएटर ऑफ द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जिसमें इट इज़ मैंडेटरी 5% ब्लेंडिंग ऑफ द कंप्रेस्ड बायोगैस विद द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो CNG होती है, एंड इवन इन दी PNG बाय फाइनेंशियल ईयर 2029. तो ये टारगेट को याद रखना इम्पोर्टेंट है. तो जल जीवन मिशन इट्स 72% रूरल टैप वाटर कवरेज. सो ये मेंशन ये है यहाँ की रूरल एरियाज में टैप्ड एंड पोर्टेबल वाटर सप्लाई अवेलेबल कराना टू ऑल द रूरल हाउस होल्ड्स अंडर द जल जीवन मिशन. सो वी हैव completed 72% of the target.
access to tap water connections. So जल शक्ति मिनिस्ट्री, जैसे कि जो क्रूशल टारगेट है 100% कवरेज का, फिर ये 100% कवरेज इज द मेन टारगेट। तो ये 100% कवरेज कौन कौन सी स्टेट में है? नहीं, अभी आई डोंट थिंक सो 100% किसी स्टेट में अचीव हुआ होगा। एक तो गोवा में तो है, आई गेस। विल हैव टू चेक, मैं श्योर नहीं उसके बारे में। देन इंडिया टारगेट्स $1 billion फ्रेश बनाना एक्सपोर्ट्स, तो इसके देखो अराउंड तो तमिलनाडु हाईएस्ट है, गुजरात सेकंड है। सो अभी इंडिया में जो ट्रेड हो रहा है फ्रूट्स का, दैट इज बाय द एयर रूट बिकॉज ऑफ द लोअर वॉल्यूम्स एंड डिफरेंट राइपनिंग पीरियड्स। तो एक ये चैलेंज है, तो इजिली लाइक रॉट हो सकते हैं फ्रूट्स हैं तो जैसे यहाँ पे ये इशू भी आ सकता है फाइटो सैनिटरी मेजर्स का। So steady rise in the crop output fails to ease the import dependence. मतलब हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है डोमेस्टिकली, बट स्टिल जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है वो इतना प्रोपोर्शनेटली कम नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है? तो एक तो यहाँ पे डेटा है, लेट्स एनालाइज दिस फर्स्ट। इम्पोर्ट डिपेंडेंस कौन से एरियाज में है? एक तो टॉक अबाउट एडिबल ऑयल इम्पोर्ट्स। इसका ट्रेंड अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 2018 से, सो इट हैज़ इंक्रीज्ड शार्पली इन दी लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। एंड इसके अलावा इंडिया का जो इम्पोर्ट वेजिटेबल ऑयल्स के लिए है, इम्पोर्ट्स ऑफ पल्सेस इम्पोर्ट्स कम हुआ है, सो दिस कैन बी टेकन डाउन। वेजिटेबल ऑयल का इम्पोर्ट इज ऑलमोस्ट एट दैट पर्टिकुलर लेवल ओनली, तो इसमें कोई मेजर चेंज नहीं है। तो एडिबल ऑयल इम्पोर्ट्स इंक्रीज हुए हैं, वेजिटेबल ऑयल सेम लेवल पे है, इम्पोर्ट्स ऑफ पल्सेस हैव रिड्यूस्ड। एंड यहाँ पे प्रोडक्शन है कि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ का, तो यहाँ पे भी इफ़ वी गो बाय द ट्रेंड, राइस की अगर हम बात करें, सो पास्ट 3 इयर्स का देखें 124, 129, 135, सो राइस का कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन। वीट का इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट इंक्रीज बट उनसे मार्जिनल इंक्रीज हुआ है वीट में। पल्सेस में वी आर सीइंग वी कैन से कि 1 मिलियन टन इंक्रीज हुआ है। फूड ग्रेन्स में इट इज़ अ मैसिव इंक्रीज एंड ऑयल सीड्स में वी आर सीइंग एन इंक्रीज। तो ऑयल सीड्स जो डेफिनेटली हम यहाँ बात भी करी है सेग्रीगेटिवली, एंड इस पर एक डेडिकेटेड आंसर भी हमने लिखा है, ऑयल सीड मिशन या डोमेस्टिक ऑयल सीड प्रोडक्शन हम कैसे प्रमोट कर रहे हैं। सो दैट अगेन मेन मोटिव यही है कि इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम होना चाहिए। तो कंट्री इट हैज सेट अ न्यू रिकॉर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सेवरल एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। प्लस जो आपने बात करी कि इम्पोर्ट डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा कम नहीं है क्योंकि राइजिंग कंजम्पशन एक प्रॉब्लम है एंड सप्लाई कंस्ट्रेंट्स एक इशू रहा एंड सस्टेन्ड डिपेंडेंस ऑन द इम्पोर्ट्स। So uneven distribution of monsoon rains was a one challenge, untimely showers prior to harvesting, उसकी वजह से crop damage भी हुआ है, output of several agricultural commodities took a hit, so resulting in exports restrictions and easing of the imports. सो ये पूरा सिनेरियो की वजह से वीसा की इतना ज़्यादा मतलब हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम नहीं हुई है। सो इंडिया हैज़ ऑल्सो साइंड MOUs with countries like Mozambique, Malawi, Myanmar for importing pulses varieties, so ये पता होना चाहिए। एंड 58% एडिबल ऑयल कंजम्पशन हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। सो 15% डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ पल्सेस लाइक तूर उड़द और ये सब जो है दीज आर इम्पोर्टेड। तो 15% पल्सेस हम इम्पोर्ट करते हैं ऑफ द डोमेस्टिक डिमांड, 58% एडिबल ऑयल है। एंड ये इम्पोर्टेंट बॉडी है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, सो दे ऑल्सो हैव एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द MSP प्राइस। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, इसको और एक्सपैंड करना चाहिए टू द मेजर ऑयल सीड्स लाइक रेप सीड एंड मस्टर्ड, सनफ्लावर, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। एक पार्ट ऑफ रिफॉर्म हम मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे बात कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। MSP रिफॉर्म्स की बात कर सकते हैं। इसके अलावा पल्सेस की जो शॉर्टेज है हमने बात करी कि वन तो गवर्नमेंट इज वर्किंग अपॉन नाउ बिल्डिंग अपॉन द बफर स्टॉक फॉर द पल्सेस। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म में वी नीड टू इन्वेस्ट इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू रेज द प्रोडक्टिविटी केस ऑफ पल्सेस प्रोडक्शन।
सो पल्सेस और ऑयल सीड्स जो हैं दोनों नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स हैं, दे कंज्यूम मच लेस वाटर एंड पावर एट द सेम टाइम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इवन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग द कल्टिवेशन ऑफ द वाटर गजलिंग क्रॉप और वाटर इंटेंसिव क्रॉप, प्लस हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट भी हैं इनके ऊपर। तो क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से भी हमें एक बेनिफिट हो सकता है अगर हम इनकी प्रोडक्शन को प्रमोट करेंगे, प्लस इम्पोर्ट डिपेंडेंस भी कम हो सकती है। तो ये एक फायदा हमें हो सकता है। एंड इवन सॉइल फर्टिलिटी भी इससे इम्प्रूव हो सकती है बिकॉज दीज आर अगेन नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स। एंड ये लिखा भी यहाँ पे, इट विल हेल्प द फार्मर्स इन शिफ्टिंग फ्रॉम पैडी that is a water guzzling and generate greenhouse gases emissions. So once these crop neutral incentive structures are in place, so the demand and supply gaps in pulses oil seed जो हम automatically reduce कर सकते हैं। तो states का यहाँ पे mention है, pulses के context में कौन कौन सी states produce करती है, cultivate करती है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, like almost central Indian states apart from Karnataka, Tamil Nadu। तो बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस, ये भी क्लाइमेट चेंज की वजह से एक चैलेंज इमर्ज हो रहा है, तो एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। तो दिस वाज अ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। ओके, 2023 we saw accelerated formalization. MSMEs emerged the biggest beneficiaries out of this. So share of MSME ये important data है, बहुत important data है। कैसे change हुआ in the gross value added in terms of GDP। तो 3 फाइनेंशियल ईयर का डेटा है, ऑलमोस्ट उतना ही लेवल पे बोल सकते हैं कि पहले 30.5% था, फिर वो रिड्यूस हुआ, बोल सकते हैं इट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 एंड नाउ इट हैज़ इंक्रीज टू 29.2%। तो एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है टू द ओवरऑल जीडीपी, ग्रोस वैल्यू एडेड में एमएसएमईज का 29.2% वो कंट्रीब्यूट करते हैं। शेयर ऑफ एमएसएमईज रिलेटेड एक्सपोर्ट्स इन इंडियाज एक्सपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट्स में कितना शेयर है एमएसएमईज का, तो इट इज 45.6 आई थिंक, ओके, रुपीज, ट्रिलियन रुपीज है। आउटस्टैंडिंग क्रेडिट टू एमएसएमईज वो इंक्रीज हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि एमएसएमईज को फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट अवेलेबल हो रहा है। एंड उद्योग आधार मेमोरेंडम 2020 देयर वाज अ स्पेसिफिक पोर्टल जो लॉन्च किया गया था। ओके, इसलिए रैपिड फॉर्मलाइजेशन, शॉर्ट टर्म एडवर्स इफेक्ट ऑन द एमएसएमई सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड ट्रेड। सो इंडियाज इंडस्ट्रियल आउटपुट और जो इनकम जनरेशन है उसमें भी सीइंग कुछ फ्लक्चुएशंस हुई बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स। सो ये बैंकिंग सर्विसेज बीइंग मेड अवेलेबल टू एमएसएमईज, फॉर्मलाइजेशन ऑफ क्रेडिट, एंड और कैसे हमने फॉर्मलाइजेशन एक्चुअली किया, तो इट वाज डन थ्रू द डिजिटल सर्विसेज मेड अवेलेबल accessible to vast cross section people and enterprises, connectivity with the internet, and जो goods and services tax है that leaves no incentives for the businesses to stay out of it. So ये measures थे of formalization of MSMEs। Digital India program है, aim is to provide digital infrastructure as a utility for every citizen। And apart from this, Udyam portal, it is related to again MSMEs for the registration। So registrations has crossed 10 million mark in August 2022। So it took एक साल से भी कम का टाइम लगा for registrations to cross 20 million। तो like within less than a year the number of MSMEs more than doubled in India। तो ये भी यही इंडिकेट कर रहा है कि फॉर्मलाइजेशन हो रहा है। एंड देन ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम सपोर्ट टू एमएसएमईज, पैंडेमिक के दौरान दिस वाज मेड अवेलेबल टू देम सो दैट उनका अगेन इतना मेजर डिसरप्शन ना हो। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी। सो अब गोइंग फॉरवर्ड व्हाट ऑल कैन वी टॉक अबाउट, तो एक ई श्रम पोर्टल भी है। जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्कर्स दे हैव बीन वर्किंग, तो उनके रजिस्ट्रेशन के लिए दिस इज देयर, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो अब गोइंग फॉरवर्ड देयर इज अ नीड टू रिलैक्स द रिस्ट्रिक्शंस फॉर द इनफॉर्मल बिजनेसेस so that they can pull the informal businesses and their employees into the fold of formality
एंड मोर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, उनका मानना ये है कि फॉर्मलाइजेशन वही बात हो रही है और कोई नया मेजर नया बात नहीं हो रहा है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमारा आज का। सो व्हाट इज को लिविंग? औशिक, इस पे क्या बोलोगे? व्हाट इज को लिविंग? को लिविंग तो ये हुआ ना कि एक ही जगह है जहाँ पर आप स्टार्टअप फाउंड कर सकते हो, एक ही रूम है आसपास में, एक हो एक डेस्क भी हो सकता है कि सामने में एक डेस्क पूरा का पूरा एक कंपनी का, दूसरा डेस्क पूरा दूसरे कंपनी का। तो फिर इफेक्टिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज है, एनर्जी यूजेस कम होगा इसका। तो लेकिन हिट बाय फंडिंग चिल, कैश क्रंच। हम्म जैसे हम बात करते हैं कि बाय नाउ पे लेटर मॉडल, तो अल्टीमेटली मतलब स्टार्टिंग में दे अपीयर टू बी वेरी अपीलिंग, पर उसके बाद वीसी की जेस्ट मनी का हमने बात करी थी, इट लेड टू इट्स फेलियर। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा बात कर सकते हैं क्योंकि कैश क्रंच और अब प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। So niche areas like nomad co-living, rural co-living, luxury co-living, इसमें भी different categories बना दिए। Revenue sharing models, hybrid fixed rental plus revenue sharing, they're also finding acceptability. So Zolo stays हो गया जैसे, new verticals targeted at premium users. तो ये कि for working also and relaxation, तो वो ये कि ओके। तो ये भी अच्छा स्टेटमेंट है कि स्टार्टअप इंडिया तो है, सो नाउ वी नीड अ स्केल अप इंडिया। तो बहुत से स्टार्टअप सर्विस स्टार्टअप सेक्टर में उनका लार्ज स्केल हाँ। लेके जाएंगे। हम्म हम्म मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप चाहिए हम्म। ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये देख सकते व्हाट इज दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, क्या अडानी एनर्जी विंस दी हलवद प्रोजेक्ट। सो हलवद ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट है एंड इट इज देयर इन खावड़ा रेनोवेबल पार्क इन गुजरात, खावड़ा। So green energy में we are seeing Adani Energy Solutions, power transmission में distribution of the Adani group of companies. So Halvar transmission line project, this can be mentioned as an example। renewable energy की जब हम बात करते हैं, so it is, you can say कि Adani Total Gas is going to help Flipkart decarbonize its supply chain। सो अडानी टोटल गैस जो है कंट्री का लीडिंग सिटी गैस ऑपरेटर है। सो फ्लिपकार्ट के साथ उन्होंने साइन किया एग्रीमेंट टू हेल्प डीकार्बोनाइज इट्स सप्लाई चेन। एंड कैसे हेल्प करेंगे? ई मोबिलिटी में, होली ओन्ड सब्सिडरी है अडानी टोटल एनर्जीज, तो ई मोबिलिटी के थ्रू उनको डीकार्बोनाइजेशन में हेल्प होगी उनकी सप्लाई चेन में। सो इवन वेयर हाउसेज, लॉजिस्टिक्स लोकेशंस। तो फ्रॉड एप्स का आज एक डेडिकेटेड आर्टिकल लेंगे फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया। सो डिपॉजिट रेट्स, कौन से रेट्स होते हैं औशिक? के डिपॉजिट रेट्स की बात कर रहे हैं। बैंक रेट को हो गया ना, प्लस उससे ज़्यादा होता है वो, बैंक रेट से थोड़ा ज़्यादा होता है वो। नहीं, डिपॉजिट रेट होता है और एक लेंडिंग रेट होता है। लैंडिंग डिपॉजिट मतलब कि आप जब सेविंग रेट हो गया एक तरह से, आप जो पैसा रखते हो बैंक में, आपको जो हम्म। मिलता है रिटर्न वो कम रहता है एज हाँ, कम्पेयर टू लेंडिंग सही। रेट्स। तभी बीच का हम्म परसेंटेज प्रॉफिट रहता है बैंक का, और उससे तो प्लस इसका वन। इफेक्ट क्या होगा? क्या हुआ? इसका इकोनॉमी में क्या इफेक्ट होगा? डिपॉजिट रेट अगर इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि अभी एक्सिस बैंक, एसबीआई और भी बैंक्स हाइक कर रहे हैं डिपॉजिट